नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ बाप और बेटा, माता पिता की दिल छू लेने वाली कहानी। रोहित ने अभी अभी 12वीं की परीक्षा पास करके ग्रेजुएशन के लिए यूनिवर्सिटी में अपना पहला कदम रखा। यहाँ का माहौल उसके लिए पहले से बहुत अलग है और साथ ही बहुत ही खुशनुमा भी है, क्योंकि आज तक ढोए जा रहे स्कूल की यूनिफॉर्म का झंझट यहाँ बिल्कुल नहीं है। अब वह यहाँ अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर आ सकता था जो उस पर सूट करती और जिसमें वह स्मार्ट और हैंडसम लगता है। यहाँ हर तरफ आज़ादी का माहौल है। मर्जी करे तो क्लास लो, अन्यथा ना लो। जब चाहे चलती क्लास से उठकर बाहर आ जाओ। दोस्तों के साथ जितना चाहे उतना मौज मस्ती करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। वाकई जिंदगी का असली मजा तो ग्रेजुएशन में ही आता है, वरना आज तक तो बस बस्ता ढोने में ही लगे थे। कुछ ही दिनों में रोहित ढेर सारे नए दोस्त बना लेता है। पहले तो वह स्कूल बहुत आधे अधूरे मन से जाया करता था, मगर अचानक ही उसकी दुनिया बदल चुकी है। अब तो वह सुबह 5 बजे उठकर ही यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है और 7:30 बजे तक यूनिवर्सिटी पहुंच भी जाता है। वहां वक्त कैसे बीत जाता है इस बात का तो उसे पता ही नहीं चलता। रोहित का वहां से आने का मन ही नहीं करता, मगर वह क्या करे। जब सारे दोस्त अपने अपने घर लौटने लगते हैं तब मजबूरन उसे भी घर आना ही पड़ता है। कसम से अगर स्वर्ग कहीं है तो ग्रेजुएशन की लाइफ में एक ऐसी आज़ादी जिसके एहसास से ही मन झूम उठता है। पता नहीं ये सारे कायदे छोटे स्कूलों में क्यों नहीं लागू होते, वरना किसी भी माँ बाप को बच्चों को डरा धमकाकर स्कूल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। वे खुद ब खुद दौड़े दौड़े स्कूल आते। पर रोहित की खुशियों को अचानक ग्रहण लग गया। दूसरे दोस्तों को बाइक से आते देख वह खुद को साइकिल से आने में शर्मिंदगी महसूस करने लगा। एक दिन वह शाम को पिता के साथ डिनर करते समय पिता से कहता है, पिताजी, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे साइकिल से आना जाना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मुझे एक अच्छी सी बाइक खरीद कर क्यों नहीं दे देते। तब पिताजी कहते हैं, अभी अभी तो तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में कराया है, वैसे ही बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं। अभी तुम कुछ दिन साइकिल से ही जाओ, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। मगर वह तो यूनिवर्सिटी से ही यह फैसला कर लौटा था कि आज के बाद वह साइकिल को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसे में वह अगले दिन से ऑटो रिक्शा करके यूनिवर्सिटी आने जाने लगा। मगर उसके घर से यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता बहुत सीधा नहीं था। बीच बीच में कई बार उसे ऑटो रिक्शा बदलने पड़ते, जिसमें उसे काफ़ी समय लग जाता। यह बात पिता को भी बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए वे उससे जब तक मोटरसाइकिल नहीं खरीदी जाती तब तक साइकिल से ही जाने को कहते थे। मगर रोहित को अब साइकिल से यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटे की जिद के आगे बेबस पिता एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद लाते हैं। घर लाने के बाद वे उसे खूब अच्छे से धो पोंछ कर चमकाने के बाद लॉन में बैठे बेटे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में रोहित जब घर से लौटता है तब सामने पुरानी मोटरसाइकिल देखकर वह सब कुछ समझ जाता है और उसे देखकर उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। पिता रोहित को बाइक देखते हुए मुस्कुराते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा बाइक पाकर बहुत खुश होगा, मगर वह उससे बिना कुछ कहे गुस्से में अंदर चला जाता है। रोहित की माँ रोहित के मन की बातों को समझ जाती है और उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। वे रोहित से कहती हैं, देखो बेटा, अभी तुम्हारे पिता का बजट नई गाड़ी को खरीदने को अलाउ नहीं करता। वे तुम्हारे लिए पुरानी बाइक नहीं खरीदना चाहते थे, मगर रोज रोज ऑटो से जाने में तुम्हारा कीमती वक्त बर्बाद न हो, इसीलिए वे फिलहाल के लिए ये सेकंड हैंड बाइक खरीद लाए हैं। तुम्हें कुछ दिन इसी से चलना होगा। अगले महीने की सैलरी आते ही
हम तुम्हारे लिए एक नई बाइक खरीद देंगे। तब रोहित कहता है, माँ, मुझे ऐसी खटारा बाइक से नहीं जाना। तुम्हें पता है वहाँ मेरे दोस्त कैसी कैसी बाइक से आते हैं और तुम चाहती हो कि मैं उनके सामने ये खटारा लेकर जाऊं। यह मुझसे नहीं होगा। माँ रोहित को बहुत समझाने की कोशिश करती है मगर वह नहीं मानता। वह बाइक छोड़ अभी भी ऑटो रिक्शा से ही यूनिवर्सिटी आया जाया करता है। बेटे के मन की स्थिति को माँ बाप भली भांति समझते हैं मगर पैसों की दिक्कत आड़े आ रही है। किसी तरह से इंतजाम करके पिताजी ईएमआई पर बेटे के लिए बाइक खरीदने की सोचते हैं मगर बेटे की पसंद भी काफ़ी ऊंची है जिसकी ईएमआई चुका पाना काफ़ी मुश्किल होगा। फिर भी बेटे के सपनों को साकार करने के लिए पिता ऊंची ईएमआई पर बेटे की फेवरेट बाइक घर लाते हैं। अब बेटा खुशी खुशी बाइक से यूनिवर्सिटी आने जाने लगता है। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। बेटा इस मौके पर अपने लिए 2 जोड़ी कपड़ों की मांग रखता है। तब उसके पिता कहते हैं, रक्षाबंधन में भला कौन नए नए कपड़े सिलवाता है और तुमने तो अभी होली में ही जींस और टी शर्ट ली थी। पिताजी, मैंने बताया ना, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। वहाँ मेरे दोस्त रोज नए नए कपड़े पहनकर आते हैं जबकि मेरे पास सिर्फ 2 ही सेट कपड़े हैं जिन्हें मैं रोज बदल बदल कर जाता हूँ। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे और कपड़े चाहिए। रोहित पिता से कहता है। तब पिता उसे समझाते हैं, देखो बेटा, तुम उन लोगों से अपनी बराबरी मत करो। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पिता क्या काम करते हैं, वे महीने में कितना पैसा कमाते हैं, ये सब तुम्हें नहीं पता। ऐसे में तुम उनकी बराबरी ना ही करो तो अच्छा। जहाँ तक उनकी बराबरी का सवाल है तो हमारी आमदनी इतनी नहीं है कि जो तुम कह रहे हो वह हम कर सकें। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल पा रहा है। ऐसे में यह सब कर पाना हमारे बस की बात नहीं है। तब बड़े गुस्से में बेटा कहता है, आप लोगों के बजट में कुछ भी नहीं है सिवाय बेकार के लेक्चर के। रही बात आमदनी की, तो आपकी आमदनी भी किसी से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि आप लोग खर्चों को मैनेज करना नहीं जानते हैं। जहां पैसे खर्च करने चाहिए वहां तो आप करते नहीं और इधर उधर बेकार में पैसे बर्बाद करते हो। रोहित की माँ उसे टोकते हुए कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मगर माँ को बीच में रोकते हुए बेटा कहता है, हाँ ऐसा ही है। अब पिछले महीने का ही ले लो। तुम लोगों ने जो घर में पूजा पाठ कराया, अगर बात पूजा पाठ तक ही रहती तो ठीक था, मगर बेकार में सारे रिश्तेदारों, दोस्त, मित्र, पिताजी के ऑफिस के स्टाफ को बुलवाकर उन्हें दावत देने की क्या जरूरत थी। इतने पैसों में तो मेरी बाइक और मेरे लिए कई जोड़े कपड़े भी आ गए होते, मगर वह ज़्यादा ज़रूरी था। यह ज़रूरी नहीं है, इसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। ये बहस काफ़ी देर तक यूं ही चलती रही और आखिरकार हार मानकर पिता बेटे को 2 जोड़ी कपड़ों के लिए पैसे दे देते हैं, परंतु रोहित की फरमाइशें खजाए दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं। मना करने पर उन वही जवाब कि आप लोगों को खर्चे मैनेज करने नहीं आया। तंग आकर एक दिन पिता ने डाइनिंग टेबल पर रोहित के हाथ में अपने 1 महीने की पूरी पगार रख दी। रोहित उन पैसों को देखकर कुछ समझ नहीं सका। तब पिता ने उससे कहा, तुम बार बार कहते हो कि हम खर्चों को मैनेज नहीं कर पाते, तो आज के बाद से घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। यह रही मेरी पूरे 1 महीने की पगार जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब इन्हीं पैसों से तुम्हें घर का सारा खर्च मैनेज करना है। बेटे के सामने घर में आने वाले महीने के सामानों की और एक अन्य खर्चों की लिस्ट रखते हुए वे कहते हैं, यह रही इस घर में आने वाले सामानों एवं अन्य खर्चों की लिस्ट। हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 चैन की सूखी रोटी ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तुम अब जैसे चाहो वैसे मैनेज करो और इसमें से अगर कुछ बच जाए
तो उसे तुम रख सकते हो। हाँ, मगर ध्यान रहे आज महीने की 7 तारीख है और अगली तनख्वाह मुझे अगले महीने की 7 तारीख को ही मिलेगी। तो इसके बीच ना मैं तुम्हें कोई पैसा दूंगा और ना तुम मुझसे किसी पैसे की उम्मीद करना। बेटे ने जब घर के सामानों की और अन्य खर्चों की लिस्ट पर निगाह डाली तो वह मुस्कुरा उठा, क्योंकि वाकई में खर्चों के सामने पैसे काफी ज्यादा थे। तकरीबन 2 महीने गुजर गए और इस पूरे महीने के घर खर्च को रोहित ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इस महीने की आखिर में उसने तकरीबन 5,000 रुपये भी बचा लिए। बचे पैसे से उसने अपने सभी दोस्तों को पार्टी दी। सभी दोस्त उसकी पार्टी से बहुत खुश थे। घर के कुछ खर्च ऐसे भी थे जो 2-3 महीने में एक बार ही दिए जाते थे। रोहित ने खुशी खुशी सभी खर्चे मैनेज कर लिए, मगर इसके कारण महीने की 25 तारीख आते आते उसके सारे पैसे खत्म हो गए। अभी भी पिता से पैसे मिलने में 10-12 दिन बाकी थे। रोहित करे तो क्या करे, कोई रास्ता ना दिखे। उसने पिता से कुछ पैसे मांगने की सोचा, मगर पिता ने उसे अपनी पुरानी बात याद दिलाते हुए अपने अगले महीने की तनख्वाह का चेक थमाया और बाहर चौराहे की ओर निकल पड़े। रोहित समझ गया कि अब सारा बंदोबस्त उसे ही करना पड़ेगा। ऐसे में उसने ना चाहते हुए भी अपने दोस्तों से तकरीबन 10,000 रुपये उधार लिए। इन पैसों से किसी तरह महीने भर का खर्चा चल गया और देखते ही देखते अगले महीने की 7 तारीख आ ही गई। मगर यह तारीख उसे इस बार कोई खुशी देने की बजाय काफी मानसिक तनाव दे गई, क्योंकि एक तो उसने अपने दोस्तों से पहले ही काफी उधारे ले रखे थे, वहीं इस महीने आस पड़ोस और नाते रिश्तेदारियों से शादी विवाह एवं अन्य फंक्शन में आने के लिए आमंत्रण भी खूब आए हुए थे। अगर वहां खाली हाथ जाने तक की बात होती तब तो कुछ गनीमत भी थी, मगर वहां जाने में और भी खर्चे थे जिसके लिए काफी पैसों की आवश्यकता थी। इन सब तैयारियों में तकरीबन आधे से अधिक तनख्वाह खर्च हो गई, जबकि अभी पूरा महीना बाकी था। उधर घर में पड़े पुराने स्टॉक के धीरे धीरे खत्म हो जाने के कारण घर के सामानों की खरीदारी भी इस बार ज्यादा करनी थी, जबकि रोहित की जेब में अब फूटी कौड़ी तक नहीं बची थी। उधर दोस्तों से लिया गया उधार भी उसकी रातों की नींद हराम कर रहा था। अब रोहित इस महीने का खर्च चलाए तो कैसे। मजबूरन रोहित ने एक मोटी रकम अपने कुछ दोस्तों से उधार ली, परंतु इस बार उधार लेते वक्त ही रोहित ने यह तय किया कि वह कैसे भी करके कर्ज को और ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने सारे ऐशो आराम त्याग दिए। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए। इन महीनों में ना ही उसने नए कपड़े सिलवाए और ना ही किसी दोस्तों को कोई पार्टी दी। खर्च का बोझ देखते हुए उसने अपनी बाइक भी बेच डाली। इस तरह काफी जद्दोजहद के बाद उसने खर्चों और कमाई के बीच संतुलन बनाने में कामयाबी हासिल की, मगर इस कामयाबी में उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। जैसे ही उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, उसने फौरन पिता से अपनी गलतियों की माफी मांग ली। वह समझ चुका था कि उसके माता पिता कैसे और किस तरह तिनका जोड़कर इस घर को चलाते हैं और इसके साथ साथ उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस दिन के बाद श्री रोहित ने कभी भी अपने माता पिता पर किसी भी फरमाइश का दबाव नहीं डाला। आशा करती हूँ दोस्तों हमारी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।